हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 29 मार्च के न्यूज़ से। कोशिश करेंगे अच्छे से पूरा खत्म करने की। जल्दी से जल्दी हम टारगेट तक आ रहे हैं। वैसे 2 अप्रैल है आज। कोशिश करेंगे हम 2-3 दिन में कवर हो जाएगा हमारा आगे का जो भी न्यूज़ है। क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ तो मिल रहे नहीं मुझे, मतलब है नहीं उतने डेली में। जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो तो करेंगे ही हम। और इस ये जो 29 मार्च की जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। अभी एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है। जो 17 गोल्स है एसडीजी के वो करने ही है। और रटने कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। रटना इन द सेंस एक निमोनिक है। निमोनिक भी नहीं बोल सकते, एक ट्रिक के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं पूरे 17 गोल्स आपको। इवन जो आपके कंक्लूजन्स रहते हैं, मैथ्स मैथ्स ही बोल रहा हूँ अपने मेंस में, तो उसमें आप लिख सकते हो कंक्लूजन में जो भी आप हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आता है एसडीजी गोल 3 में आप लिख सकते हो कि एसडीजी गोल 3 जो है हमारा, तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं ऐसा इन द सेंस। उसी के रिगार्डिंग आप कर सकते हो। फिर फूड सब्सिडीज इन इंडिया हमको असेस रीअसेस करना पड़ेगा। मतलब क्या, फिर से देखना पड़ेगा कि भाई फूड सब्सिडीज जो है वो जा रहे हैं या नहीं, सही आदमी तक जा रहे हैं या नहीं, या फिर कोई बीच में ही यू नो फिर इंडियाज एनएसजी मेंबरशिप और मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स एमईसीआर काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है मेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सॉल्व ही करना है। एक्सरसाइज प्रचंड पहाड़, वो क्या है बताना मुझे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो अच्छी बात है। चलिए एसडीजी प्रोग्रेस और चैलेंजेस हमें देखते हैं अभी। अभी न्यूज में क्यों था, तो इंडिया ने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है एसडीजी इंडेक्स में 2024 के। तो रैंकिंग जो थी 109 भी आई है हमारी 166 कंट्रीज में। और स्टेट परफॉर्मेंस भी एवरेज इंक्रीज हुआ है 5 यूनिट से 3 सालों में पिछले। तो ये देख सकते हो एसडीजी इंडेक्स इंडिया कौन निकालता है, अभी मुझे बताना, ठीक है। 3 ऑर्गेनाइजेशन है मेजरली, तो आपको दिखते रहेंगे, पर ठीक है। इंडिया का प्रोग्रेस देख सकते हैं हम एसडीजी का। ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स स्कोर जो है हमारा इंप्रूव हुआ है 57 से लेकर 71 तक। 2018 में 57 था, 71 तक इंप्रूव हुआ है एक 5 सालों में। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स देखा जाए तो केरला और उत्तराखंड है, लीड कर रहे हैं वो 8 गोल्स ईच स्कोरिंग अबव 80, ठीक है। और डिक्लाइनिंग गोल्स कौन से है, तो नो पॉवर्टी है, जेंडर इक्वालिटी है, मतलब इसको कम करना है। डिक्लाइनिंग गोल्स मतलब क्या, इनको कम करना है या फिर खत्म करना है। 1, 5, 10, 16, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एसडीजी गोल जो है वो डिक्लाइनिंग गोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जेंडर इक्वालिटी कम करना है हमें, इन द सेंस बढ़ाना है, वैसे जेंडर इक्वालिटी बढ़ाना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, इनइक्वालिटी खत्म करना है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना है। टारगेट स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हमने किए। अभी एसडीजी 3 जो मैंने बताया हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो अभी ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो जो है रिड्यूस हुआ है 130 से लेके 97 तक। मतलब पर 1 लाख लाइव बर्थ के पीछे पहले कैसे हो रहा था, पहले 130 महिला जो है उनका मृत्यु हो रहा था, अभी 97 तक आ गया है। फिर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ गया है। हायर एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है, 23% था पहले, तो अभी 28% हुआ है। एचडीजी 6 जो है क्लीन वाटर है, 95% रूरल और 97% अर्बन हाउस होल्ड्स को एक्सेस मिला है पोर्टेबल वाटर का, मतलब पीने लायक पानी मिल गया है। फिर एचडीजी 7 जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हमने कैपेसिटी ग्रो किया है 180 गीगावाट था, तो 209 तक गए हम। तो ओवरऑल देखा जाए तो टारगेट स्पेसिफिक हम अचीव करते जा रहे हैं। अभी एसडीजी होता क्या है, ठीक है, आपने हमने देखा रहेगा। अभी एसडीजी एसडीजी चल रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स थ्रू अंडर 2030 का एजेंडा था हमारा। तो अगर देखा जाए तो 2000 पेरिस एग्रीमेंट के अराउंड ही किया है ये। और टोटल गोल्स कितने हैं, 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स है जो एड्रेस करेंगे हमारे ग्लोबल चैलेंज। अभी 17 गोल्स कौन से हैं? तो पहला आता है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी, ठीक है, पहले हम गरीब थे, ठीक है, मैं गरीब हूं, ठीक है। तो सेकंड आता है फिर, अभी गरीब है तो आपको भूख लगेगी, सही है, तो दूसरा गोल क्या आएगा, जीरो हंगर करना है हमें, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, अभी आपका भूख लग गई तो आपकी हेल्थ खराब होगी, तो गुड हेल्थ रहनी चाहिए, तो तीसरा आएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आप स्टार्टिंग से कर सकते हो, आप पहले गरीब थे, भूख लग गई, फिर हेल्थ खराब हो गई, 1 2 3 क्लियर है। फिर फोर्थ, अभी ये सब होने के बाद आपको पहले शिक्षा की जरूरत लगेगी, तो क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ आ गया। फिफ्थ आ गया, अभी एजुकेशन आप करने लग गए तो उधर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, तो जेंडर इक्वालिटी। तो ये रिवाइज करिएगा फिर से, ठीक है। फिर सिक्स सिक्स का ऐसा उल्टा किया तो आपको कब दिखेगा, कब से हम पानी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन सेवन अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, 7 को हम थोड़ा सा सोलर पैनल की तरह देख सकते हो, 7 को ऐसा, ठीक है, सोलर पैनल है वो, तो क्लीन एनर्जी आ जाएगा। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आप बना लीजिएगा। 9 इंडस्ट्री, 9 का देखो
क्रेन की तरह 9 का हुक है, तो इंडस्ट्री वगैरह ऐसा आ सकता है। 10, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे हो रहा है, 1 और 0 इनइक्वल है ना, 1 और 0, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी होएगा। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अभी 11 मतलब क्या, बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं हमें, तो सस्टेनेबल सिटीज हो सकता है। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 12 को थोड़ा सा इन्फिनिटी टाइप कनेक्ट कर सकते हो आप। 13 क्लाइमेट एक्शन है। 14 लाइफ बिलो वाटर है। अभी 14 और 15 थोड़ा सा याद रख सकते हो। 14 जो है पानी के नीचे लाइफ है, और पानी के ऊपर लैंड के ऊपर लाइफ ऑन लैंड, और लाइफ बिलो वाटर 14 15। 16 पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। 6 ऐसा कर सकते हो कि पंछी के जो पंख है वैसा आप कनेक्ट कर सकते हो 16 को। और 17 तो लास्ट का तो है, पार्टनरशिप होनी चाहिए गोल्स के लिए। तो ये 17 गोल जो है आप अच्छे से याद कर सकते हो, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, या फिर वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। आपको एक एटलीस्ट 17 में से 15 तो गोल्स आपको पक्के हो गए रहेंगे अभी ही। तो आप रिकॉल करोगे तो उतना अच्छा ही रहेगा। ठीक है। फिर कोर प्रिंसिपल क्या है एसडीजी के, तो पहला तो है यूनिवर्सैलिटी, मतलब क्या सभी कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है ये, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, कोई भी हो। फिर सेकंड आता है इंटीग्रेशन। वन गोल अफेक्ट्स अदर्स, मतलब इंटीग्रेटेड गोल्स रहेंगे सबको, ऐसा भी गोल नहीं कि भाई बस बड़े लोग ही करेंगे छोटे लोग नहीं करेंगे, तो इंटीग्रेटेड रहेगा ये। और किसी को पीछे नहीं छोड़ना है हमें। इवन मार्जिनलाइज्ड गोल्स भी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी फोकस किया है इन्होंने, मतलब जो पिछड़े वर्ग है उनको भी फोकस किया है इन्होंने। फिर आता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, मतलब सभी का जो है, मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गए, बिजनेसेस हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, सिटीजन्स हो गए, सभी ने इसको लेके चलना चाहिए। ठीक है। फिर आता है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स क्या है जीएसडीआर के, और ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के, तो हर 4 साल में होता है। सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स कौन से इसमें, तो सेंडाई फ्रेमवर्क, ये किससे रिलेटेड है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिलेटेड। फिर अडिस अबाबा एक्शन एजेंडा, एसडीजी फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग ये देखते हैं। फिर पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर चैलेंजेस क्या आते हैं एसडीजी इंप्लीमेंटेशन में, तो पहला तो आता है वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पुअर नेशंस जो है वो डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, तो इसके जैसे जो क्लाइमेट गोल्स है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। और रिचर कंट्रीज जो है वो पुश कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, पर सपोर्ट नहीं है डेवलपिंग नेशंस के लिए, मतलब वो खुद का खुद सस्टेनेबल हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे जो डेवलपिंग नेशंस है उनके लिए। गवर्नमेंट के चैलेंजेस आते हैं, प्रायोरिटाइज करते हो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सस्टेनेबल ग्रोथ। अभी देखो, आपको ग्रोथ भी करना है प्लस आपका जो है वो झाड़ भी बचाने हैं, तो अभी दोनों को लेके चलना थोड़ा सा प्रायोरिटाइजिंग का गेम होता है। और शॉर्ट टर्म गेम्स में अगर अगर देखा जाए तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। हम ये नहीं देख रहे अगर ये, ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, पर अगर झाड़ अभी काट दिए तो अगले 50 साल के बाद में आपको शायद ही कोई झाड़ दिखेगा, फिर और मुश्किल हो जाएगी। शटिंग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अभी आप बोलोगे कि भाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हम बंद करना चाहिए, पर बंद करने के बाद फिर जो वहां के जो कामगार है तो उनके लिए बहुत दिक्कतें आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो पॉवर्टी आ सकती है। सेकंड वही रिलेटेड है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। 650 मिलियन पीपल जो है अभी भी हंगर फेस कर रहे हैं, मतलब अभी भूखे सो रहे हैं। 10% ग्लोबल पॉपुलेशन लैक करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे पास जो 800 करोड़ है, तो मतलब 80 करोड़ लोग जो है अभी भी उनके पास बिजली ही नहीं है। आप समझ सकते हो। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कोविड 19 ने और पुश किया, जो पॉवर्टी में थे और डेंजर पॉवर्टी में गए, और इकोनॉमिक डाउन टर्न भी आने लग गए, जो डिस्टर्ब करते हैं हमारे एसडीजी गोल्स के लिए। तो ये सब चैलेंजेस है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए भाई। अभी वॉर कर रहे तो भाई नेगोशिएशन करो, पीस इनिशिएटिव ले लो, फाइनेंस करो भाई। फिर फाइनेंस करना चाहिए एसडीजी को, जो भी डेवलप नेशन से एटलीस्ट 0.7% जो है जीडीपी का वो दे सकते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, पर वो नहीं देंगे, वो यू नो कैपिटलिस्ट माइंडसेट। कंट्री स्पेसिफिक एसडीजी स्ट्रेटेजीज। अभी इंडिया ने फोकस करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी पर, मतलब देखो कंट्री में क्या समस्या है उसके रिगार्डिंग करना चाहिए। अभी ऐसे सभी के 17 गोल नहीं लगाने चाहिए हमने। अब भी हमारे पास कौन से एरियाज में हम वीक है, कौन से एरियाज में हम तगड़े कर रहे हैं, और जो वीक एरियाज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन आपके लिए भी लागू होता है, जो आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। ऐसे भी नहीं करिएगा कि भाई जो आ रहा है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, आपको पॉलिटी मजा आ रहा है पॉलिटी पढ़ते जा रहे हो, पॉलिटी में 10 में से 10 ले रहे हो, पर जो साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया उसमें आप देख ही नहीं रहे हो, मुझे डर लगता है और ये होता है, फिर आप डरे के डरे रहोगे। आई गेस कौन सा, तो पॉल का सिद्धांत है कि जिस जिस चीज से आप ज्यादा डरते हो ना तो वही चीज होती है, तो समझ सकते हो फिर। इन्फोर्स ईएसजी, ईएसजी का एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग, और एआई और ब्लॉकचेन का यूज करके हम एसडीजी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये एक वे फॉरवर्ड है, ये तो ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा मोनोटोनस हो गया या फिर जनरलिस्टिक हो गया जितना आप देखो। मेंस में कैसे रहता है पता है क्या,
एग्जामिनर को पता रहता है कि आप कितना, मतलब जब इंट्रो पढ़ता है वो, तो आप उनको उनको आइडिया लग जाता है कि आपको क्वेश्चन समझा है या नहीं। पहली बात तो इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन लिखा है उसको एड्रेस कर रहे हो कि नहीं। आपको क्वेश्चन को खोलना रहता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब आपको क्वेश्चन को खोलना है, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर सब पार्ट्स रहे तो, और सब पार्ट्स को, हर एक सब पार्ट को एड्रेस कर रहे हो कि नहीं, उसके साथ आप एग्जांपल दे रहे हो या नहीं। और जब कंक्लूजन की बारी आती है, तब आप कंक्लूजन कैसे अच्छे से दे पा रहे हो कि नहीं। तो कंक्लूजन आपका आधा मार्क्स तो खींच ही लेता है, आधा से 1 मार्क ले लेता है अगर आप अच्छे से कंक्लूड कर रहे हो तो। ठीक है, कंक्लूजन बहुत स्ट्रांग करना है आपको हर एक क्वेश्चन की रिगार्डिंग। तो वो एक इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2012 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन ये दिया है जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, यूएनडीपी के जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स है उसके रिगार्डिंग था। चलिए, एसडीजी का कौन सा फोकस करता है फाइनेंसिंग एसडीजी, तो वो आपको बताना है, और मेंस का क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना। और इसका आंसर आंसर है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। अभी हम देखते हैं रीअसेसिंग फूड सब्सिडीज इन इंडिया। अभी ये न्यूज में किया था, तो HCES 2023-24 का ये दिखाता है कि जो हाउसहोल्ड इनकम है वो बढ़ गए हैं, पॉवर्टी लेवल जो है कम हुए हैं, और जो फूड एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है। और ये नेसेसिटेट करता है कि हमें अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको रीअसेस करना पड़ेगा, कि अभी देखो आपकी जो पॉपुलेशन हम सर्व कर रहे थे, तो वो पॉपुलेशन के जो इनकम लेवल्स है वो बढ़ गए हैं। तो अभी फिर से वो पॉपुलेशन को देने की जरूरत है कि नहीं। ऑब्वियसली वेस्टेज कर रहे हैं हम फूड सब्सिडी का, तो फिर से रीअसेस करना चाहिए, जो बेस किया था हमने 2011-12 के डाटा पर। अभी पावर्टी लाइन जो एस्टिमेशन है वो इंडिया में कैसी होती है, तो तेंदुलकर कमेटी एक आई थी 2009 के, फिर रंगराजन कमेटी आई थी 2014 के, इसके पहले भी 2-3 कमेटीज हैं, तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी 2-3 कमेटीज थी। तो तो इन्होंने अभी देखो पावर्टी, अभी पावर्टी कैसे डिफाइन करोगे आप। तो वो एक समस्या थी कि भाई पावर्टी हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, पैसे के बेसिस पे या खाने के बेसिस पे या कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर। तो उस पर काफी अलग अलग कमेटीज की राय थी, उसके बाद एक के बाद एक आ गए थे, पर मेजर 2 कमेटीज मैं बताऊंगा अभी। आपके लिए होमवर्क रहेगा पिछले कमेटीज का थोड़ा सा देख लेना कि कैलोरी इंटेक कितना था क्या था। ठीक है, अभी जो तेंदुलकर कमेटी थी, तो उन्होंने पावर्टी लाइन जो बेस था उनका मिनिमम कैलोरी इंटेक पर उन्होंने डिफाइन किया था कि भाई आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो। और उन्होंने एक रुपीज के इसमें रखा था कि 27 रुपए पर डे रूरल एरियाज में, और 33 रुपीज पर डे अगर आपके प्राइसेस, मतलब आप खर्च कर पा रहे हो, तो वो होगा, मतलब इसके अंदर रहा तो आप पॉवर्टी है। ठीक है, इसके ऊपर रहा तो फिर आप पॉवर्टी के नहीं है। तो बेसिस फॉर इंडियाज ऑफिशियल पॉवर्टी असेसमेंट, तो ये हमारा जो तेंदुलकर कमेटी ने बोला है, ये तो इसी को हमने माना है पॉवर्टी, ऑफिशियली पॉवर्टी असेसमेंट के लिए। फिर रंगराजन कमेटी आई थी, फिर उन्होंने रिवाइज किया पॉवर्टी लाइन, तो इन्होंने बोला कि भाई 32 रुपये पर डे रहेगा रूरल के लिए, और 47 रुपये पर डे रहेगा अर्बन के लिए। और इन्होंने ब्रॉडर कंजम्पशन पैटर्न भी देखा, एजुकेशन और हेल्थ को भी इसमें कंसिडर किया था। और इन्होंने बोला कि एस्टिमेटेड पॉवर्टी रेट जो है हमारा अभी 30%, मतलब 29.5%। जो तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि हमारे जो पॉवर्टी है वो पूरे देश में 21.9% है, और इन्होंने बोला 29.5% है। तो इसका जो रंगराजन कमेटी के जो सजेशंस थे वो नहीं हमने अडॉप्ट किया, तेंदुलकर कमेटी के हमने अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने 21.9% अभी हमारा पॉवर्टी है इंडिया में। अभी आप बोलोगे कि भाई रीअसेस करने की क्या जरूरत है फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स के लिए, तो पहला तो आता है राइजिंग कंजम्पशन। तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है, रूरल में 4,000 रुपये हो गए और अर्बन में 6,000, मतलब 7,000 हो गया, मतलब 45% ज्यादा हो गया 2011-12 के कंपेरिजन में। और बाद में आता है डिक्लाइनिंग इन पॉवर्टी लेवल्स, तो पॉवर्टी लेवल भी कम हुआ है। एसबीआई का स्टडी आता है, एक इंडिया का पॉवर्टी रेशियो है, एस्टिमेट किया गया है 4 से 4.5%, मतलब कितना कम हुआ है। तेंदुलकर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट एस्टिमेट देखो, पहले 25% था, अभी 4% आ गया है, और पॉवर्टी फेल होगी 13% से लेकर 4% पर, मतलब एक ऑलमोस्ट 9 टू 10% 9 टू 10%, हाँ कम हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल हुआ है 21.9% से लेकर सीधा 8.7% पर। वर्ल्ड एमपीआई भी बोल रहा है 11% ही पॉपुलेशन लिव करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। तो देखा जाए तो पॉवर्टी लेवल्स काफी हद तक कम हुए हैं। डिस्क्रिपेंसी इन एनएफएसए बेनिफिशियरी कवरेज, तो जैसे मैंने बताया जो बेनिफिशियरी कवरेज है, तो पहले एनएफएसए मतलब क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कवर करता है 81 करोड़ पीपल, मतलब नियरली 60% ऑफ पॉपुलेशन। अभी इतनी जरूरत है क्या, विद पावर्टी ना अराउंड 10%। अभी देखो पावर्टी देखो 10% है, हम कवर कर रहे 60%, तो खाली फॉर 50% हम दे रहे। मेनी प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज में नो लॉन्गर रिक्वायर सब्सिडीज, तो वही बात है, तो ज्यादातर तो लोगों की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप वो ले रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फूड सब्सिडी, अभी गवर्नमेंट जो स्पेंड करता है 2 लाख करोड़ एनुअली एनएफएसए पे, रिड्यूसिंग कवरेज कुड फ्री रिसोर्सेज फॉर, अभी देखो इसका जो खर्चा है वो अभी
50% जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो उसका अगर खर्चा अगर निकाल दिया जाए, तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर हम खर्चा कर सकते हैं। मतलब इसका जो फंड है वो निकाल के हम इस पर खर्चा कर सकते हैं। इवन शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशन दिया था, रिड्यूस करना है पीडीएस कवरेज 40% तक, ठीक है, पॉपुलेशन के। अभी कैसे इफेक्टिव करेंगे हम, तो डाटा ड्रिवन टारगेटिंग कर सकते हैं हम, रैशनलाइज कर सकते हैं एनएफएस से बेनिफिशियरीज को, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लियर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, भाई आप कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन एक्सक्लूड होगा। ग्रेजुअल रिफॉर्म ला सकते हैं हम फूड सब्सिडीज में, अंत्योदय आय योजना, बेनिफिशियरी कंटिन्यू टू गेट फूड सब्सिडीज, और इवन बेनिफिशियरीज जो है डीबीटी कर सकते हैं हम सीधा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, आधार लिंक डाटाबेस और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ताकि जो लीकेजेस है वो प्रिवेंट हो जाए। शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन रिच फूड देने चाहिए हमने, फ्रूट वेजिटेबल पल्सेस। 70%, 74% जो है इंडिया का पॉपुलेशन अभी तक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, एफ ए का रिपोर्ट है, ठीक है। आपको डाइट चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। अभी भी हम बस काप्स 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 ही खा रहे हैं, मतलब पता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं उसे। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, प्रोटीन का हमारा हार्डली 10 ग्राम रहेगा। अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, जितना आपका वेट रहता है ना, उतने आपको उतने ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है। मान के चलो आपका 80 केजी वेट है, तो आपको 80 ग्राम जरूरी जरूरी ही है, डेली रिक्वायरमेंट है ये मंथली रिक्वायरमेंट नहीं है, डेली रिक्वायरमेंट है ये। डेली आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो समझ सकते हो आप फिर आप कितना खा रहे हो, क्या कर रहे हो। इवन आप मोटे भी रहोगे तो उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन की जरूरत है। बॉडी उतनी कंज्यूम करती है, आपका एक बॉडी एक इंजन की तरह है। आप अगर उसमें फ्यूल ना डालोगे तो आप फिर वो अलग अलग बीमारी निकाल देता है, फिर ओबिसिटी आ गया, डायबिटीज आ गया, बहुत सारे, ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी। लोकल परचेज विद डीबीटी, अलाउ बेनिफिशियरी टू बाय फूड फ्रॉम लोकल मार्केट यूजिंग डीबीटी लिंक्ड अकाउंट्स, तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हो जो डीबीटी लिंक्ड अकाउंट्स है वो। फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम और पॉलिसी रीअलाइनमेंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे सके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोग रह रहे हैं वो। तो ऐसे हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन भी है, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। इसका आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, नीचे लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में है लिंक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अभी, इंडिया का एनर्जी मेंबरशिप और मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स। अभी ये होता क्या है, हम वही देखने हैं। इंडिया पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि भाई हमें एनर्जी की मेंबरशिप मिले। अब इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये एनर्जी होता क्या है, ये पूरा हम इसी में देखेंगे। अब ये न्यूज में क्यों था, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो सपोर्ट किया है इंडिया के एंट्री एनर्जी में, जो एक वन ऑफ द मेजर 4 मेजर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। देखो, कोई भी कंट्री का जो है ना, हमें एक्सपोर्ट कंट्रोल का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या आप, तो समझ रहे हो ना। तो अभी न्यूक्लियर हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, एनर्जी है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है। इवन 4 मेजर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, तो वो कौन से वो देखेंगे। पहला हम देखते हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम होते क्या है। तो वॉलेंटरी फ्रेमवर्क होता है, तो इसका मेन मकसद यही है कि तो आप जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले जो भी रहेंगे, मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल जो भी रहेंगे, मास डिस्ट्रक्शन वाले रहेंगे, तो उसे प्रिवेंट करना, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करना सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को। इंडिया एक मेंबर है 3, अभी 4 जो एमएससीआर है, एक्सेप्ट एनर्जी, हम 3 में पूरी तरह पार्टिसिपेंट है, ठीक है। अभी एक कौन से इसमें नहीं है तो आप मुझे बताना, हम 4 देखेंगे आगे, हर एक के रिगार्डिंग क्या क्या है इंपॉर्टेंट। और की फीचर क्या है एमएससीआर के, तो फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, रेगुलेशन अप्लाई ओनली टू मेंबर्स एंड पार्टिसिपेशन इन वॉलेंटरी। आप वॉलेंटरली पार्टिसिपेशन कर सकते हो, रेगुलेशंस बस अप्लाई होते हैं मेंबर्स के ऊपर ही, बाकी किसी के ऊपर नहीं होते। और ये यूएन के अंडर नहीं है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं। अभी 4 कौन से हैं इसमें, तो पहला आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, दूसरा आता है एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, तीसरा आता है वासेनार एग्रीमेंट, चौथा आता है एनर्जी। एक एक करके देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है एस्टेब्लिश किया गया 1985 में, मेंबर्स 43 कंट्रीज है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो एक याद रखना, सीबी, ठीक है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ऑस्ट्रेलिया ABC, ए ये बायोलॉजिकल और केमिकल, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही कि जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है उसको प्रिवेंट करना। मतलब ये सपोर्ट करता है केमिकल वेपन कन्वेंशन को और बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन को, BTWC। और इंडिया मेंबरशिप है, ज्वाइन किया हमने 2018 में, और स्ट्रेंथन करता है हमारा एनर्जी मेंबरशिप के लिए। मतलब हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का खिलाफ ही है, वैसे देखा जाए तो वैसे भी हम खिलाफ ही है। एमटीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, जो मिसाइल्स वगैरह है तो उसको उसके रिगार्डिंग हम ये कंट्रोल करती है ये। 35 कंट्रीज है, ये प्रिवेंट करता है जो मिसाइल्स का स्प्रेड है, इवन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कैपेबल है डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है।
ये रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी टू नॉन मेंबर्स, मतलब जो मेंबर नहीं है उनके उधर आप दे नहीं सकते मिसाइल्स। और इंडिया मेंबरशिप है, ज्वाइन किया हमने 2016 में, एक्सेस मिलता है एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, जो भी एडवांस मिसाइल से हम ट्रेड कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं अभी। अभी एक वासेनार एग्रीमेंट आता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये रेगुलेट करता है ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सपोर्ट दैट कुड डिस्टेबलाइज ग्लोबल सिक्योरिटी, तो ग्लोबल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये कर सकते हैं हम। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज मतलब क्या, मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं हम, और जो कन्वेंशनल एनर्जी है हमारी उसमें भी यूज कर सकते हैं। इंडिया मेंबरशिप है 2017 में। और ये लास्ट जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो ये जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके रिस्पांस में ये बना है कि भाई आप आगे से जाके कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। जो पहले करके बैठे वो बोल रहे हैं, ठीक है, जो पहले करके जो भी हो गए, यूके, यूएस, चाइना, ये करके बैठे थे, और फिर ये बोल रहे सब मिलके कि भाई आप नहीं कर सकते। हमको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, फिर बाद में यूएसए हमारे से हाथ जोड़ लिए जब चाइना बहुत ही मतलब तेजी से बढ़ने लग गया था इस मामले में। वो अलग बात है, पॉलिटिक्स बहुत चलते रहता है। तो ये रिस्पॉन्स में बनाया गया था 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट, जो स्माइलिंग बुद्धा याद रहेगा आपको। 48 कंट्रीज है इसमें, प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय कंट्रोलिंग न्यूक्लियर एंड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स है ये कंट्रोल करता है। रेगुलेशन देखा जाए तो ये यूजर्स एज अ ट्रिगर लिस्ट रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स टू नॉन एनपीटी सिग्नेटरीज। इंडिया मेंबरशिप स्टेटस अगर देखा जाए तो इसमें एक ही है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, उसमें से एक ने भी ना बोल दिया तो सीधा ना हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम, ये चाइना ब्लॉक ही करते रहा है लिंकिंग इंडिया एंट्री टू पाकिस्तान मेंबरशिप डिस्पाइट पाकिस्तान बीइंग इनएलिजिबल। देखा जाए तो ये बोल रहे कि भाई इंडिया को मिल रहा है तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, मतलब ये हमारे दोनों में झगड़े लगाने के काम ही करते रहते हैं। तो वैसे काम है ये। इंडिया सिक्स एंट्री बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड एंड आईईए सपोर्ट। देखो, हम कभी भी दूसरे पर सीधा अटैक नहीं करते। हमारा यही मानना है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी करेंगे तो हम खुद के भले के लिए करेंगे, वो अलग बात है। अभी बाजू में हमारे दोनों खतरनाक लोग हैं तो हम ऑब्वियसली रखेंगे ही, और रख भी चुके हैं बाय द वे, ऑफिशियल नहीं है पर ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डिटरेंस होना चाहिए भाई, न्यूक्लियर है हमारे पास, सामने वाले के पास न्यूक्लियर है, हम थोड़ी अभी तलवार से लेके जाएंगे। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है, मिसाइल तो रहना ही चाहिए हमारे पास। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये सब ऐसे किया है। पावर को तोड़ी नहीं है भाई, अगर आप इस दुनिया में पावरफुल नहीं है तो आपको बहुत दुनिया कुचल देगी। एमईसीआर एम्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ, कौन सा एमईसीआर जो है वो प्रिवेंट करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स, मैंने बताया था इसका आंसर, तो आप देख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा, पर ये क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने का, जो भी हमने ये डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के एंट्री, अगर अगर इंडिया मेंबरशिप हो जाता है एनएसजी का तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा वो आपको बताना है। और इसमें चैलेंजेस क्या आ सकती है सिक्योरिंग मेंबरशिप में, और ये कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम, मतलब हम मेंबरशिप चाहते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और एक तो मेजर चैलेंज तो है ही, और इसको एड्रेस कैसे करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, देख सकते हो। तो ये इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, जो ईस्टर्न कमांड में आता है अरुणाचल प्रदेश में। बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो फॉलोज एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, नवंबर 2024 में, जो फोकस करता है एविएशन एसेट पर। ठीक है, ये इनहेंसेस ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस कमांड कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। बाकी इसमें क्या क्या आता है, तो की फीचर देखा जाए तो एडवांस प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, लॉन्ग रेंज रिकॉनेंसेंस एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आर्म्ड हेलीकॉप्टर, स्पेस बेस्ड एसेट्स फॉर रियल टाइम डाटा, सिमुलेटेड और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बहुत सारे है इसमें। तो मतलब सिनर्जी होनी चाहिए भाई, अगर कोई अटैक करता है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई आर्मी अलग बोल रही है, नेवी अलग बोल रही है, एयरफोर्स बोल रहे हैं हम हमारा ही करेंगे, तो तीनों में करते बेटे तो हमारा ही हो जाएगा फिर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार का, वो इसमें बताना है। तो देखो इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये देखो नाम देख सकते हो, और इसमें कंट्रीज भी है, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया, इक्वेरिन मालदीव्स, हैंड इन हैंड चाइना, कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोवेडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्य किरण नेपाल, और युद्धाभ्यास यूएसए। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, जो भी एमसीक्यूज और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।